एक घर के अंदर पति सोता रहता रात को, और जैसे पति सोता रहता तो उसकी जो पत्नी थी नई नवेली फ़ोन पर लगी रहती, पता नहीं किससे चैटिंग करती, किससे बात करती, चुपचाप मुस्कुराती, कभी फ़ोन बंद कर देती, फिर से चलाती, पता नहीं उसके दिल और जिगर में क्या चल रहा था। एक दिन यही चैटिंग करना उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है और उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। आखिर क्या हुआ था इसके बाद पूरी जानकारी लेने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। प्रतीक नाम का एक लड़का होता है जो कि बीएड की तैयारी कर रहा है और बीएड करके वह टीचर बनना चाहता है। तैयारी उसकी चल रही है, जवान वह हो चुका है। उसके घर में उसके माता पिता खेती बाड़ी करते हैं और अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, क्योंकि प्रतीक इकलौता बेटा था उनका। और दोस्तों, प्रतीक के जो माँ बाप होते हैं वह उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा प्रतीक, क्या हम तुम्हारी शादी करवा दें। अब प्रतीक, जो कि माँ बाप का आज्ञाकारी था, वह कह देता है कि हाँ बाबा, आप जैसा चाहो ऐसा करवा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रही पढ़ाई लिखाई की बात, वो तो मैं शादी के बाद भी करता रहूँगा। तो उसके माँ बाप उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। बहुत महीनों तक तो लड़की मिलती नहीं है कोई अच्छी सी जो घर बसाए। फिर एक रिश्ता आता है जिस लड़की का नाम होता है ज्योति, और जो कि पड़ोस के गांव की रहने वाली थी, और वहां पर प्रतीक के माँ बाप जाते हैं और इस रिश्ते को पक्का कर देते हैं। उसके बाद शादी की तारीख रखी जाती है और दोस्तों बड़े धूमधाम से इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, जो लड़की थी जिसका नाम था ज्योति, पड़ोस के गांव की जो दुल्हन बनकर इस घर के अंदर आई थी, उसका चाल चलन ठीक नहीं था। पता नहीं किस किस से फ़ोन पर बातें करती रहती, चैटिंग किया करती। अब दोस्तों, बहू जब घर आ जाती है तो उसका रवैया ठीक नहीं होता है। तो जो माँ बाप होते हैं वे पहले तो यही सोचते हैं कि कोई नहीं, अभी बच्ची है, सीख जाएगी धीरे धीरे रहना, यानी कि माफ़ कर देते हैं उसकी गलतियों को। और अपने बेटे प्रतीक से भी कहते हैं कि बहू अभी नई आई है, तुम इससे कुछ कहना मत, फ़ोन पर लगी रहती, लगने दो, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आदतें छूटती हैं। अब 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीना जब गुजर जाता है तो अब जो बहू ज्योति होती है वह तो मुँहतर हो जाती है, यानी कि उल्टी अपने पति से लड़ने लगती है, उसके ऊपर चीखती चिल्लाती। ऐसा माहौल वहाँ पर घर के अंदर इसने बिगाड़ दिया था। जो घर बहुत ही सुंदर था, जिसके अंदर लोग ऊंची आवाज़ में बात करना नहीं जानते थे, उस घर के अंदर अब यह बहू चीखने और चिल्लाने लगती है। लेकिन जो माँ बाप होते हैं अभी भी इसको झेल रहे होते हैं, अभी भी अपने बेटे से कहते हैं कि इसका व्यवहार धीरे धीरे सही हो जाएगा, कोई बच्चा होगा तो अपने बच्चों में लग जाएगी, तुम चिंता मत करो, अच्छे से रहो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब जो प्रतीक होता है तो पढ़ाई पर ध्यान दे ही रहा था। एक दिन की बात होती है, प्रतीक नहा रहा था, तभी बाहर आंगन में जोर जोर से कराहने की आवाज़ आती है। प्रतीक कपड़े पहनकर बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी पत्नी ज्योति अपने पेट को पकड़कर बैठी हुई है और जोर जोर से रो रही है। प्रतीक कहता है कि क्या हुआ ज्योति? तो ज्योति बोलती है कि मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द है और बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब जो प्रतीक होता है अपनी माँ को घेर में से बुलाता है, जहाँ पर पशु होते हैं, माँ बाप वहाँ पर लगे हुए थे, तो उनको बुलाता है कि ज्योति के पेट में तो बहुत जोर का दर्द है। तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा फिर दर्द है तो इसको डॉक्टर को दिखाओ, जाओ मोटरसाइकिल पर बिठाकर इसको ले जाओ डॉक्टर के पास शहर। अब उसके बाद दोस्तों प्रतीक अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर बिठाता है और मोटरसाइकिल पर बिठाने के बाद उसको शहर के डॉक्टर की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में ज्योति जो होती है फ़ोन मिला रही थी पता नहीं किसको, और उसके बाद मोटरसाइकिल को रुकवा देती है। जैसे ही मोटरसाइकिल रोकता है, प्रतीक कहता है कि आखिर क्या हुआ? तो ज्योति कहती है कि मुझे पेशाब आई है, मैं पेशाब करने जा रही हूँ, थोड़ा रोको बाइक को। तो उसके बाद प्रतीक गाड़ी को रोक देता है, बाइक को, और उसके बाद जो ज्योति होती है पेशाब करने जाने लगती है। लेकिन प्रतीक भी उसके साथ साथ जाने लगता है कि तुम्हें कहीं कोई डर ना लगे, क्योंकि पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं। लेकिन जो पत्नी होती है ज्योति, वह कहती है मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, तुम वापस जाओ। तो वापस जाकर के प्रतीक अपनी बाइक पर बैठ करके, बाइक जो कि सड़क किनारे लगा दी थी, और अपने मोबाइल को चलाने लगता है। लेकिन दोस्तों इतनी ही देर में एक कार आती है और सीधा बाइक समेत प्रतीक में टक्कर मार देती है। उसके बाद दोबारा जैसे उसको टक्कर मार दी जाती है तो प्रतीक एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है, उसका माथा फूट जाता है। लेकिन जो कार होती है वापस उसे कुचलने के लिए फिर से बैक होती है। लेकिन इतने में ही जो वहाँ पर खेतों में लगे हुए किसान थे, खेतों में लगे हुए जो किसान थे वे आ जाते हैं। तो जो कार थी वह एकदम से वहाँ से फरार हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जो ज्योति होती है वह पेशाब करके उठती है और देखती है कि यहाँ पर पति को कोई मार गया। तो उसके बाद वह किसानों की मदद से हॉस्पिटल ले जाती है। उल्टा
पति प्रतीक को एडमिट करवाया जाता है। और वहाँ जाने के बाद अब जैसे ही प्रतीक को ऑक्सीजन लग गई थी मुंह पर, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, चोटें आई थी, तो अब मौका देख करके जो पत्नी होती है ज्योति, उसके ऑक्सीजन को उसके मुंह से निकाल देती है। अभी तक प्रतीक बेहोश था, वह तड़पने लगता है, तो वहाँ से जो ज्योति होती है फरार हो जाती है। लेकिन दोस्तों किस्मत की बात थी, एक नर्स एक डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं, वह देखते हैं कि इसकी ऑक्सीजन किसने निकाली, उसके बाद तुरंत उसकी ऑक्सीजन को लगा दिया जाता है। और अब तो यहाँ पर दोस्तों जो गांव के लोग थे उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे, वह जब गांव में आते हैं तो वह प्रतीक के माँ बाप से कहते हैं कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, लेकिन आपकी बहू भी वहाँ पर है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो घर वाले तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर देखते हैं बहू तो वहाँ से गायब थी। अब प्रतीक धीरे धीरे सही हो जाता है, 6-7 दिन में सही होने के बाद वापस घर आता है। माँ बाप पूछते हैं बेटा बहू कहाँ है, तो वह कहता है मुझे तो पता नहीं कहाँ है। उसके बाद जो ज्योति के माँ बाप होते हैं उनको भी पूछते हैं, लेकिन वह भी ये बताते हैं कि यहाँ तो नहीं आई। अब यहाँ पर प्रतीक को लगता है कि कुछ ना कुछ उसके साथ घटना घटी है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद प्रतीक जो होता है बेहोश हो जाता है और उसके बाद क्या हुआ उसको कुछ पता ही नहीं होता है। तो प्रतीक को ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी के साथ जरूर कोई ना कोई दुर्घटना हुई है, लेकिन उसको क्या पता था कि यहाँ पर तो मैटर ही कुछ अलग चल रहा है। अब तो 1 साल गुजर जाता है, पत्नी का कोई अता पता नहीं था। 2 साल गुजर जाते हैं, प्रतीक पढ़ाई लिखाई कर ही रहा था, वह सरकारी टीचर बन जाता है और अब स्कूल में पढ़ाने जाने लगता है। इधर फिर भी वह प्रतीक अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या, वो कहाँ है, कैसे हाल में है। और दोस्तों कहीं भी कोई अता पता उसकी पत्नी का उससे नहीं मिलता है। अब क्या होता है, अब प्रतीक जिस स्कूल में पढ़ा रहा होता है उसी स्कूल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, वहाँ पर कुछ मजदूर लगे हुए थे, कोई कमरा वगैरह बनाना था। तो अब जैसे ही प्रतीक वहाँ पर मजदूरों को देख रहा था, छुट्टी के टाइम लंच जब हो जाता है, तो उन मजदूरों में उसकी पत्नी ज्योति काम कर रही थी। अब उसकी तरफ वह देखता रहता है कि यह तो मेरी पत्नी है। ज्योति भी मुड़कर देखती है तो एकदम से ज्योति की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। प्रतीक उसको अपने साथ ले जाता है एक कमरे में और वहाँ पर जाकर बिठाकर आराम से पूछता है कि क्या हुआ, तुम कहाँ थी, हमने तुम्हें कितना ढूंढा। लेकिन दोस्तों ज्योति रोने लगती है और उसके बाद ज्योति कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या पूछ रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। प्रतीक कहता है कि तुमने मेरे साथ बुरा क्या कर दिया, क्या बात हुई, मुझे सच सच बताओ। तो यहाँ पर ज्योति बताती है कि जिस दिन मेरे पेट में दर्द था वो मैंने तुम्हें वैसे ही बताया था जिससे कि मैं घर से बाहर निकल सकूं और मैं भाग सकूं। जब मैं पेशाब करने के लिए उससे उतरी थी तो झाड़ियों के पीछे जाकर मैंने फ़ोन कर दिया था कि मेरा पति बाइक पर बैठा है और मार दो टक्कर। दोस्तों वह बताती है कि वह संजय नाम के लड़के से प्यार करती थी, मायके में से ही। मेरी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी थी, मैं उसी से फ़ोन पर बातचीत किया करती और उसके साथ ही घर बसाना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा दी। अब उसके बाद मैंने और संजय ने प्लान बनाया कि अगर तुम्हें मार दिया जाए तो उसके बाद फिर ऑप्शन ही ये बचेगा कि मैं संजय के पास चली जाऊंगी। तो रास्ते में जब तुम बाइक पर बैठे थे, मैं पेशाब करने उतरी थी, तो मैंने संजय को फ़ोन करके बोल दिया कि मार दो टक्कर। उसके बाद संजय गाड़ी लेकर आता है और उसमें टक्कर मार देता है, लेकिन फिर भी वह दोबारा टक्कर मारना चाहता था बैक करके गाड़ी, लेकिन इतने में ही किसान लोग आ जाते हैं और उसके बाद संजय को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। और उसके बाद दोस्तों हॉस्पिटल में भी वह बताती है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, वहाँ पर जब तुम्हें ऑक्सीजन लगी हुई थी तो मैंने ऑक्सीजन तुम्हारे मुंह से हटा दी जिससे कि इसकी जान निकल जाए, लेकिन फिर भी तुम बच गए और मैं वहाँ से फरार हो गई। और उसके बाद वह फरार होकर के संजय के साथ शादी कर लेती है मंदिर में और फिर संजय के साथ घर बसा लेती है। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के बाद संजय उससे प्यार करना बंद कर देता है और दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ जाता है और फिर उसको ठोकर देकर घर से बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर ज्योति को ठोकर मिल चुकी थी, जिस प्रेमी के चक्कर में उसने अपने सीधे साधे पति को मारने की प्लानिंग बनाई थी, आज उसी प्रेमी ने उसको धोखा जो दे दिया था। और अब ज्योति बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मैंने अपने सीधे साधे पति को मैंने जान से मरवा दिया होता। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, वह रोने लगती है फूट फूट करके और कहने लगती है कि प्रतीक मुझे अपने संग ले चलो, मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन प्रतीक मना कर देता है कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था कि मेरी पत्नी को क्या हो गया, लेकिन तुमने तो मेरे साथ ही छल किया, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। उसके बाद छुट्टी होती है तो प्रतीक जाने लगता है घर की तरफ और वह मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देखने लगती है, रोती रहती है। प्रतीक भी उसकी तरफ एक नज़र घुमाता है लेकिन उसको लेकर नहीं जाता है और उसके बाद घर चला जाता है। घर जाकर के अपने माँ बाप को सारी सच्चाई बताता है तो उसके माँ बाप कहते हैं बेटा उससे गलती हो गई सो हो गई, उसको ले आ। उसके बाद प्रतीक अपने ससुराल वालों पर यानी कि ज्योति के माँ बाप पर भी फ़ोन करता है और उसको भी सारी सच्चाई बताता है। वह भी आ जाते हैं और कहते हैं हमें ले चलो,
हमें ले चलो वो कहाँ पर है। उसके बाद ये दोनों तरफ के घर वाले और प्रदीप मिलकर के वहाँ पर आते हैं, लेकिन आज वे काम पर नहीं आई थी। तो ठेकेदार से पता पूछा जाता है, तो उसके कमरे पर जाया जाता है। गंदा संदा सा कमरा था, लेटी पड़ी थी, उसको बुखार आया हुआ था और दीवार पर ज्योति और प्रतीक की फ़ोटो टंगी हुई थी और उसकी तरफ देख देख कर आंसू बहा रही थी, क्योंकि वो फ़ोटो वही था जो सोशल मीडिया पर एक बार उसने शेयर किया था। अब तो दोस्तों यहाँ पर जब वे सारे घर वाले पहुँच जाते हैं तो ज्योति जोर जोर से रोने लगती है, सबके पाँव में गिर जाती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रदीप के माँ बाप होते हैं वह माफ़ कर देते हैं कि ठीक है हम माफ़ करते हैं और तुम घर चलो। तो सब लोग उसको मिल करके घर ले आते हैं और दोबारा से यहाँ पर घर बस जाता है। कई बार लोगों के जीवन में गलतियाँ होती हैं, उनको माफ़ी भी मिल जाती है, लेकिन ये नहीं है कि हर इंसान को माफ़ी मिल जाएगी। कई बार लोग माफ़ नहीं भी करते हैं। प्रतीक अगर इसे माफ़ नहीं करता तो ऐसे इसकी ज़िंदगी दरिद्रता में ही कटती, मज़दूरों के साथ ये लगी रहती, मजदूरी करती, पेट पालती रहती, ऐसे जीवन भटकते भटकते निकल जाता। क्योंकि दोस्तों जो औरतें ये समझती हैं कि अपने पति को छोड़ करके कहीं भी शादी कर लेंगी, उनको पति के अलावा कहीं सुख नहीं मिलता है। किसी के जिसके भी साथ में शादी करेंगी वो उसका सिर्फ फ़ायदा उठाता है और फिर जैसे गन्ने की छिलपन का रस चूस करके उसको फेंक दिया जाता है, इसी तरह से औरतों को फेंक दिया जाता है। तो कभी भी अपने पति को धोखा ना दें, अपनी बसी बसाई गृहस्थी को बर्बाद ना करें किसी तीसरे दूसरे के चक्कर में। अपने घर को ही अपना मंदिर समझें, पति को देवता समझें, बच्चों को अपने घर में रखें, अपने पति से प्यार करें, अपने पति के घर वालों से प्यार करें, अपने घर को स्वर्ग बनाएं, अपने घर में रहें। दोस्तों कई बार औरतें समझती नहीं हैं, उनको बाहर का प्यार ज़्यादा मीठा लगता है और उस चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद कर बैठती हैं। आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।